तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री पद के बारे में। कौन होता है प्रधानमंत्री, सरकार में इसका पद क्या है, ये राष्ट्रपति से किस तरह जुड़े हुए हैं, इसके शक्ति व कार्य क्या होते हैं, ये शपथ किसे देता है, त्यागपत्र किसे देता है, अनुच्छेद क्या है इससे जुड़े हुए, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे जुड़े हुए बहुत से प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा। तो शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के साथ। देखो, भारतीय संविधान ने हमें जो व्यवस्था दी है वो है संसदीय व्यवस्था, बोले तो पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये जो संसदीय व्यवस्था है इसमें दो हेड होते हैं, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। अब ये राष्ट्रपति क्या होता है, देखो ये जो राज्य है, ये जो पूरा राष्ट्र है, पूरा देश है, इसका एक प्रमुख चेहरा होता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति। लेकिन ये जो राष्ट्र है, ये जो भारत है, इसमें जो सरकार चलती है, जिस वक्त मान लो कोई सत्ताधारी सरकार है, उसका जो प्रमुख चेहरा होता है उसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री। तो आप ये कह सकते हो कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, वहीं जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार के अनुसार वास्तविक प्रमुख होता है, जिसके पास काफी सारी शक्तियां होती है जिसे वो प्रयोग में लेता है। अब ये जो व्यवस्था है वो बेसिकली ब्रिटेन से प्रभावित है। ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन वहां पे राष्ट्रपति की जगह कौन होता है, ताज होता है। ताज आपको पता है ना, जिसमें कोहिनूर लगा हुआ है। तो ब्रिटेन के अंदर जिस तरह ताज होता है वैसे ही भारत के अंदर राष्ट्रपति होता है। अब अगर हम बात करें प्रधानमंत्री से जुड़े हुए अनुच्छेदों के बारे में, तो देखो कोई स्पेशल अनुच्छेद नहीं है जो प्रधानमंत्री के लिए हो। लेकिन अगर आप बात करोगे अनुच्छेद 74 की, आर्टिकल 74 की, उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है। उस मंत्री परिषद का जो हेड होता है, प्रमुख होता है, वही प्रधानमंत्री होता है। तो यह अनुच्छेद 74 इस बारे में बात करता है कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के लिए स्थिति क्या है। इसके बाद अगर आप अनुच्छेद 75 की बात करोगे तो वहां पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। आपको पता है सरकार में प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के नीचे मंत्री परिषद होता है जिसको आप कैबिनेट भी कह सकते हो। तो अब होता यह है कि ये जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं अलग अलग फील्ड के होते हैं, कोई रेलवे का, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का। तो इनकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मतलब जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहेगा उन्हीं मंत्रियों को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। तो ये दो अनुच्छेद हैं जो आपको प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि प्रधानमंत्री की सदैव नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन क्या होता है, जैसे आपके इलाके में किसी ने चुनाव लड़ा, इलेक्शन लड़ा है, तो उस स्थिति में मान लो कि आप उसको वोट करके आए हो तो वो निर्वाचित हो गया, मतलब उसको आपने चुन लिया। वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो कि राष्ट्रपति है, उनका भी निर्वाचन होता है। उनको कौन चुनता है, प्रतिनिधि चुनते हैं। जो प्रतिनिधि आपने चुने हैं निर्वाचित सदस्य, वो उनको जाकर के चुनते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे प्रधानमंत्री की, तो जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसका जो कोई भी एक नेता होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, चुना किसी के द्वारा नहीं जाता प्रधानमंत्री को। जैसे कि मान लो कि कोई दल है जिसने बहुमत प्राप्त किया है, लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त किया है या राज्यसभा में बहुमत प्राप्त किया है, जिसके एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत गए हैं, तो अब उसका जो सबसे प्रमुख नेता होगा, जो कि सबसे ज़्यादा मान्य होगा, जिसके पास सबका कॉन्फिडेंस होगा, उसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। लेकिन अगर मान लो कि एक ऐसी परिस्थिति बन जाए कि किसी भी राजनीतिक दल के पास बहुमत ना हो, मान लो कि 2 पार्टीज हैं तो 50-50% हो गया, या 3 पार्टीज हैं तो 33% हो गया, तो उस समय जो राष्ट्रपति होगा वो किसी भी दल में से, जिस दल का गठबंधन सबसे बड़ा हो, उसमें से कोई भी एक नेता लेगा और उसको एज ए प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। अब जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति एज ए प्रधानमंत्री चुनते हैं उसे 1 माह यानी कि 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप अपने दल के अंदर विश्वास मत हासिल करें। देखिए, जब भी किसी दल का नेता नियुक्त किया जाता है तो वो किस आधार पे किया जाता है, वो विश्वास के आधार पे किया जाता है, जिसको सब सपोर्ट करते हो। अब इसे तो राष्ट्रपति ने चुना है, तो इसको पहले विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा सभी से कि हाँ सब इसके सपोर्ट में हैं। अन्यथा अगर वो नहीं कर पाया तो फिर राष्ट्रपति दूसरे आदमी को चुनते हैं। अब देखो, इस तरीके से राष्ट्रपति ने एक बार एक प्रधानमंत्री को चुना था। साल था 1979। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। उस समय जब मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह को, गठबंधन के नेता थे जो, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। यही चीज दूसरी बार ज्ञानी जेल सिंह जी, जो हमारे फॉर्मर राष्ट्रपति थे, उन्होंने की थी जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। तो राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया था और बाद
बाद में पूरे दल ने यानी कि पूरे कांग्रेस ने उन्हें अपना नेता स्वीकार कर लिया, विश्वास मत उन्होंने हासिल कर लिया। तो इस तरीके से आप उदाहरण अपने उत्तर में देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। देखिए, उदाहरण का फायदा ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि छात्र या छात्रा को पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि प्रधानमंत्री का राज्यसभा और लोकसभा में से किसी एक का मेंबर होना जरूरी है। देखो, एक बात हम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति एक समय पे राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर नहीं हो सकता। या तो प्रधानमंत्री लोकसभा से चुन के आएगा या राज्यसभा से चुन के आएगा। अगर आप बात करोगे राज्यसभा की तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो राज्यसभा से चुन के आए थे, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा से चुन के आए हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति की एज ए पीएम जो है नियुक्ति कर दी हो और वो दोनों सदन में से किसी का मेंबर नहीं है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का, तो ऐसे में उसे 6 माह का वक्त दिया जाता है कि वो लोकसभा और या फिर राज्यसभा इनमें से किसी एक का मेंबर जरूर बन जाए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के शपथ, त्यागपत्र, वेतन तथा शर्तों के बारे में। देखो, प्रधानमंत्री शपथ किसके समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। हमें मालूम है कि सबको राष्ट्रपति के सामने शपथ लेनी पड़ती है, तो प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। बात करें उनके कार्यकाल की, अब देखो कार्यकाल की जब भी बात आती है ना तो लोग सीधे लिख देते हैं कि 5 वर्ष। देखो, 5 वर्ष बात तो सही है, लेकिन 5 वर्ष से पहले एक चीज आप समझो कि राष्ट्रपति जो है वो बहुमत ना होने पर किसी प्रधानमंत्री को पहले ही हटा सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक उसके पास बहुमत है तब तक तो ठीक है, जब तक विश्वास मत है तब तक तो ठीक है। अचानक से अविश्वास मत आ जाए तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर डिपेंड करता है कि अगर उसके पास बहुमत है और विश्वास है तब तो वो बने रहेंगे, अन्यथा हटा दिए जाएंगे। और मान लो कि हमेशा के लिए बहुमत है, तब उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अब बात करोगे त्यागपत्र की, तो अगर शपथ राष्ट्रपति के सम्मुख दी है तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे प्रधानमंत्री। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आप बात करोगे वेतन की, तो देखो, अगर आप वेतन देख रहे हो तो प्रधानमंत्री का वेतन वही होता है जो सांसदों को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सांसदों के आधार पर ही बहुमत मिलता है। तो जो संसद होती है, मतलब संसद भवन होती है, वो सांसदों का और प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री का वेतन बैठ के तय करती है। बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की। देखो, अभी मैंने कहा कि या तो प्रधानमंत्री लोकसभा से चुना जाता है या फिर राज्यसभा से चुना जाता है। तो अगर वो लोकसभा से चुन के आ रहा है तब उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। ठीक है। और अगर वो राज्यसभा से चुन के आ रहा है तब उस वक्त उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो पूछा जाता है कभी राज्यसभा के लिए कभी लोकसभा के लिए, और अगर मान लो किसी के लिए नहीं पूछा है, सिर्फ ये पूछा है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तब आप 25 वर्ष लिख सकते हैं लोकसभा के अनुसार। वहीं प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु क्या होगी तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको पता होगा कि हमारे देश के सबसे ज्यादा उम्र दराज, मतलब सबसे ज्यादा उम्र में बनने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। 80 से ऊपर उम्र थी उस समय उनकी, तब वो बने थे। तो ऐसे में कोई लिमिट नहीं है कि आप अधिकतम आयु क्या रखेंगे। और बात करेंगे अधिकतम बार, मतलब कितनी बार पीएम बन सकते हैं वो, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। जब तक उनके पास बहुमत है, जब तक उनको बहुमत मिल रहा है लोकसभा या राज्यसभा में, तब तक वो पीएम बन के आते रहेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स थे जो शपथ और शर्तों के अंदर थे। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। वैसे 5 वर्ष आप लास्ट में लिखेंगे, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्रियों की शक्ति एवं कार्यों के बारे में, जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अब देखो, अगर आप बात करोगे प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्यों के बारे में, तो कई तरीके से उनकी शक्तियां विभाजित हैं। जैसे मंत्री परिषद के संबंध में अलग शक्ति है, राष्ट्रपति के संबंध में अलग है, संसद के संबंध में अलग है, और कुछ एक अलग और दे रखी है। शुरुआत करते हैं मंत्री परिषद के संबंध से। पहली शक्ति तो यह है कि जब मंत्री परिषद बनता है तो उसके जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बनते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा प्रधानमंत्री, तब जाकर के ये मंत्री चुने जाएंगे। तो वो जिसे चाहे वो मंत्री बना सकता है, नियुक्त कर सकता है। दूसरी शक्ति ये है कि वो किसी भी मंत्री को कोई भी मंत्रालय दे सकता है। जैसे किसी को रेलवे दे रखा है तो किसी को खाद्य मंत्रालय दे रखा है, तो वो किसी को भी दे सकता है और बीच में कभी भी फेरबदल भी करवा सकता है। अच्छा, तीसरी शक्ति में वो किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने या फिर राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। ठीक है, मतलब वो किसी को भी लगवा सकता है, किसी को भी हटवा सकता है। और उसकी अगली शक्ति ये है कि अगर वो खुद त्यागपत्र दे दे तो उसका पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगा। भाई सोच के देखो कि सारे मंत्री उसी के कहने पे काम कर रहे हैं और जो मेन कड़ी है वही अगर त्यागपत्र दे दे
तो इनके पास करने के लिए कुछ बचेगा नहीं मंत्रिमंडल के पास। तो इस स्थिति में मंत्रिमंडल स्वतः ही विघटित हो जाएगा। तो इसका मतलब मंत्रिमंडल के लिए प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। और मान लो कि मंत्रिमंडल में कोई मंत्री है जो वैसे ही इस्तीफा दे देता है, तो उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक रिक्तता आ जाएगी जिसको भरने का कार्य प्रधानमंत्री करेंगे, यानी कि दूसरे की नियुक्ति करवाएंगे। यही कारण है कि अगर आपने देखा हो कि कैबिनेट मंत्री कभी भी सीधे सीधे इस्तीफा नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी जगह खाली होगी तो दूसरा कोई आएगा जरूर। प्रधानमंत्री की दूसरी शक्ति और कार्य जो है वो राष्ट्रपति के संबंध में है। अच्छा, वो कैसे हैं? वहां पे जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को नियुक्ति करने के लिए कहता है। किस किस की नियुक्ति? भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, भारत का महानियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ के लोक सेवा आयोग के सदस्य, यानी कि ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं जो कि प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए कहता है राष्ट्रपति को, जो कि बहुत सारा काम करते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति के संबंध में भी प्रधानमंत्री को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हैं और वो बहुत से कार्य करवा सकता है। प्रधानमंत्री का दूसरा कार्य ये है राष्ट्रपति के लिए कि अगर राष्ट्रपति किसी योजना की कोई जानकारी अगर उनसे मांगे तो वो जानकारी उपलब्ध कराने का काम भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की ये शक्तियां हैं। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की संसद के संबंध में क्या शक्तियां हैं। देखो, पहला तो यह है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश कर सकता है, यानी कि कभी भी विघटन करवाना हो तो राष्ट्रपति को कह के वो विघटन करवा सकता है लोकसभा का। दूसरा यह है कि वो सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। जैसे कि मान लो कि कोई नया बिल आना हो या कोई नया कानून आना हो या कोई नई घोषणा करनी हो किसी योजना के तहत, तो वो सभा पटल पे कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। सबके सामने सबके समक्ष वही रखता है। तो ये संसद के संबंध में उन्हें शक्तियां एवं कार्य प्राप्त हैं। इसके बाद कुछ एक अन्य शक्तियां और अन्य कार्य आते हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली शक्ति तो ये है कि जैसे आज नीति आयोग है, पहले योजना आयोग हुआ करता था जो 5 वर्षीय योजनाएं बनाता था। आजकल नीति आयोग है जो 3, 7 और 15 वर्ष की योजनाएं बनाता है। तो ये जितने भी आयोग है इन सबका जो हेड होता है, प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। दूसरा ये है कि वो राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देता है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कोई विदेश नीति है, कोई विदेश संधि है, कोई समझौता है या किसी पे साइन करना है, तो वहां जाता है प्रधानमंत्री और साइन करके आता है। आप लोग देखते हो कि प्रधानमंत्री कितने सारे दौरे करते हैं, विदेश दौरे। तो विदेश नीति के लिए मूर्त रूप का काम करता है प्रधानमंत्री। तीसरा ये कि वो केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से वही बोलता है पब्लिक के साथ। आपने देखा होगा मोदी जी के 8 बजे के शोज आपने देखे होंगे, नोटबंदी से शुरू हुए थे और कभी भी संबोधन आता है तो वो जो संबोधन है वो केंद्र सरकार की तरफ से होता है जो मोदी जी यानी कि प्रधानमंत्री करता है। चौथा ये कि कोई आपातकाल आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो उस समय जो प्रबंधन प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और इसी में एक कार्य और शक्ति आता है कि वो सेनाओं का, जितनी भी हमारी सेनाएं हैं उनका राजनीतिक प्रमुख होता है। आपने देखा होगा कि सेनाओं के लिए कुछ एक सेफ्टी फैसले जो है सरकार लेती है, तो उसमें जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो इस तरीके से कुछ एक शक्तियां एवं कार्य होते हैं जो एक प्रधानमंत्री को मिलते हैं। अब देखो, आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपको उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास दो तीन पॉइंट्स भी हैं याद करने के लिए तो आप इजीली एग्जाम में लिख के आओगे। इसके अलावा आपको उदाहरण भी लिखने हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आप पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ़ हो। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाता है प्रधानमंत्री का ब्यौरा जो मैंने आपको दिया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, इन सभी चीज़ों का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने नोट्स बना लिया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई कन्फ्यूज़न आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।